अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है एंजाइम्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम ही है एंजाइम्स, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स असल में क्या है, अगर हम बायोलॉजी के लिहाज से देखें तो उसके अलावा वैसे भी मोस्टली एंजाइम्स जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो अगर हम ये कहें कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स या एंजाइम्स आर सच केमिकल्स दैट आर मेड ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स, ज़्यादातर ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह देते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जो क्या करते हैं? प्रोटीन्स तो होती हैं, असल में करते क्या हैं? रिएक्शन को तेज़ करने का काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाए और ख़ुद यूज़ ना हो, खुद इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स तो हैं, लेकिन असल में ये क्या काम कर रहे हैं? रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का काम करते हैं। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट में बता दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद इस्तेमाल नहीं होगी, रिएक्शन में यूज़ होगी, रिएक्शन को स्पीड अप भी करवाएगी, लेकिन ख़ुद वैसे की वैसे वापस एंड पर मिल जाएगी। ऐसी कोई भी ऐसा केमिकल कहलाता है कैटलिस्ट। उसके बाद ऑर्गेनिज्म में इसका मतलब मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें ये एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कोई भी जानदार जिसमें उसकी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ओवरऑल रिएक्शंस किस लिए? लाइफ को मेंटेन करने के लिए, किसी भी जानदार की ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर जो सारे रिएक्शंस होते हैं उन्हें इकट्ठा कहते हैं। ये क्या हो रहा है उनके अंदर? मेटाबॉलिज्म। किसी भी जानदार की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको सारा जो कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस उसके अंदर हो रहे हैं, तमाम रिएक्शंस को कलेक्टिवली कहते हैं कि ये उनका क्या है? सारा उनमें क्या हो रहा है? ये मेटाबॉलिज्म है उनका। मेटाबॉलिज्म आगे से दो तरह का हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हों जिसमें कोई नई चीज़ बन रही है, कोई लार्ज प्रोडक्ट बन रही है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई लार्ज प्रोडक्ट बनती है। लार्ज प्रोडक्ट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें लार्ज प्रोडक्ट क्या कर रही है? ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नई चीज़, कोई लार्ज प्रोडक्ट बनेगी, उसे हम कहेंगे इस रिएक्शन को एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ही आगे क्या होगा? या तो एनाबॉलिज्म होगा या फिर कैटाबॉलिज्म होगा। कि अगर चीज़ों की क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है, कोई लार्ज चीज़ थी कोई, वो आगे कन्वर्ट हो रही है किसी स्मॉल प्रोडक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि एनाबॉलिज्म कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट वगैरह मिलते हैं, तो बनता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6। यानी ये स्मॉल रिएक्टेंट्स ने मिलकर एक लार्ज प्रोडक्ट बना दिया। तो ये किसकी एग्जांपल है? एनाबॉलिज्म की। यही अगर प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होती है अपने वापस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह में, यही अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाती है जिनसे ये बनी थी, तो फिर क्या हो रहा है? फिर इतने रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? कैटाबॉलिज्म हो रही है, यानी एक लार्ज प्रोडक्ट टूट रही है। तो मेटाबॉलिज्म में इनको इकट्ठे हम कहेंगे ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि चीज़ बन रही है या टूट रही है, तो फिर क्या हम कहेंगे? एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। उसके बाद अगर एंजाइम के लिहाज से हम देखें कि हम कह रहे हैं एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वो केमिकल है जिसके साथ आकर एंजाइम ऐड हुआ और उसको आगे बदल देगा किसी नई चीज़ में। एंजाइम जिस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा आकर, जिस मॉलिक्यूल के साथ, उसको क्या कहते हैं हम? सबस्ट्रेट। मोस्टली हम केमिस्ट्री में आमतौर पर इनको जो इस तरफ रिएक्शन के इस तरफ जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एंजाइम जिस चीज़ के साथ, जिन मॉलिक्यूल्स के साथ आकर कंबाइन होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। अब एंजाइम इन मॉलिक्यूल्स को बदल देगा, यानी सबस्ट्रेट को बदल देता है किसी नई चीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बनी,
जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये भी डेफिनेशंस हैं। सबस्ट्रेट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है, वो मॉलिक्यूल जिनके साथ एंजाइम काम करता है मिलकर वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में एक नई चीज़ में बदल देता है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद आगे है कि एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। उन्होंने बात पहले कर ली है। एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। क्योंकि हम यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस हो रही हैं वहाँ पर जब एंजाइम काम करेंगे तो हम कहेंगे एंजाइम एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी एक डेफिनेशन आ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। कोई वो थोड़ा सा काम है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, कोई बड़ा काम है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वो कम से कम अमाउंट जो एनर्जी की है, मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर है किसी भी काम के लिए, जो इसकी हमें कम से कम एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मार्कर को मुझे उठाने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है वो कम है, अगर चारों मार्कर को एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादा होगी। तो हम एक मार्कर को जितनी भी एनर्जी चाहिए है वो लगाकर एक मार्कर को हम मूव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा एनर्जी, खुद से ज़्यादा एनर्जी भी लगाते हैं, 4 मार्कर के बराबर एक ही मार्कर को एनर्जी लगाते हैं, तब भी इसने अपनी जगह से मूव ही करना है। लेकिन अगर हम इसको कम से कम एनर्जी जिस पर ये मूव कर सकता था उतनी ही दी, तो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन में किसी भी जगह पर ऑर्गेनिज्म में चाहिए होती है उसे कहते हैं, या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी अगर हमारे पास है, लेकिन अगर हम कम से कम एनर्जी जिस पर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उस कम से कम एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन को चाहिए थी थोड़ी सी एनर्जी, हमने उससे भी थोड़ी दी, वो स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी और दी, वो स्टार्ट हो गया। अगर हम और भी ज़्यादा करते हैं कि तभी रिएक्शन ने कंप्लीट तो होना है, लेकिन जितनी उसको चाहिए अगर हमने वही दी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड थी, तो वो क्या कहलाएगी, वो कम से कम एनर्जी क्या कहलाती है, तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ एंजाइम्स की कुछ कैटेगरीज हैं कि एंजाइम्स की कैटेगरीज के लिहाज से देखें तो ये 2 तरह के होते हैं, कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, कुछ एंजाइम्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, कुछ को कहते हैं इंट्रा सेलुलर। कुछ एंजाइम्स कहला रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, नाम ही इंडिकेट कर रहा है इनका कि क्या इनका मतलब है। दूसरे होते हैं इंट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेलुलर का मतलब तो हो गया सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर वो एंजाइम जो कहाँ पर काम कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल। वो एंजाइम जो काम करते हैं आउटसाइड द सेल। इंट्रा सेलुलर वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं। इनकी बुक में भी डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन बहुत ईजी आप खुद से कह सकते हैं, द एंजाइम दैट आर वर्किंग इनसाइड द सेल आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम। सिमिलरली इसी तरह से आप इसकी भी कर देंगे, इनसाइड द सेल। तो वो एंजाइम जो बाहर सेल से बाहर काम करेंगे उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। वो एंजाइम जो सेल के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल इनकी क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम, कहाँ पर काम करते हैं, स्टमक में। सेल की बात नहीं की बल्कि स्टमक कह दिया। इंट्रा सेलुलर एंजाइम फॉर एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्लाइको ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाने वाले एंजाइम्स कहाँ पर काम कर रहे होते हैं, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन, जिसमें मेनली ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही सिर्फ यहाँ से आते हैं। और मेटाबॉलिज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इब्न नफीस ने मेटाबॉलिज्म की टर्म जो है
इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ये भी एक MCQ आ जाता है। तो एंजाइम्स देखें क्या होते हैं, उनका सारा इंट्रोडक्शन देखा, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और एंजाइम्स की हमने लास्ट में देख ली हैं कैटेगरीज।